अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली पर बोला हमला, कहा जनता से किया विश्वासघात, सिटिंग एमपी को नहीं दिया टिकट। सर्वेश सिंह को डिप्टी सीएम ने दी श्रद्धांजलि। वेस्ट यूपी के इकलौते ठाकुर उम्मीदवार थे सर्वेश सिंह। राजनाथ सिंह और योगी से भी थी नजदीकियां। मेरठ में अरुण गोविल का रोड शो कल। सुनील लहरी और दीपिका चिखलिया रहेंगी मौजूद। भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, दूल्हे के भाई समेत 5 लोगों की मौत। दिल्ली से देवरिया जा रही थी बारात, आज होने वाली शादी कैंसिल। गाजियाबाद में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां। कबाड़ में लगी आग फैक्ट्री तक पहुंची। यूपी के 19 शहरों में वार्म नाइट का अलर्ट। सीजन में पहली बार 35 डिग्री सेल्सियस के पार होगा रात का तापमान। 5 दिन चलेगी लू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। नवदीप रेडवा ने जारी किया बयान। यूपी में कानून व्यवस्था पर यह बयान दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का किया जा रहा पालन। सघन जांच के लिए 480 अंतर्राज्यीय बने चेक पोस्ट, साथ ही 1836 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित। बता दें कि आपराधिक व्यक्तियों के 495 लाइसेंसी शस्त्र जमा किए गए हैं। 4298 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराए गए। निरोधात्मक कार्रवाई के लिए 19,64,008 लोग पाबंद। पुलिस द्वारा 7,250 बना लाइसेंसी शस्त्र बरामद किए गए हैं। 7,325 कारतूस, 2900.32 किलोग्राम विस्फोटक बरामद। 376 बम बरामद। अवैध शस्त्र बनाने वाले 140 केंद्रों को सीज कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बयान। यूपी में कानून व्यवस्था पर जारी किया है बयान। नवदीप रेडवा ने जारी किया बयान। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर जारी किया बयान। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेडवा ने बयान जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संबंधित भारत में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश जारी के कड़ाई से पालन करने की बात कही गई है। यानी कि इस समय की अगर बात करें, जब से चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तब से लेकर के अब तक जो है लगातार साधारण तरीके से चेकिंग अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। जमीनी हकीकत को परखना जा रहा है कि किस तरीके से चुनाव आचार संहिता का लोग जो है उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। संगीन जांचों में अगर हम बात करते हैं तो 480 अंतर जनपदीय चेक पोस्ट तथा 1336 चेक पोस्ट राज्य स्तरीय के भीतर संचालित किए गए हैं। इनके माध्यम से लगातार उन व्यक्तियों की निगरानी की जा रही है, उन्हें हिदायत भी दी जा रही है। यानी कि इस तरीके से अगर बात करते हैं तो 4,258 लाइसेंसी शस्त्र को निरस्त किया गया है जो जमा नहीं कराए गए थे, और इसके साथ ही साथ सीआरपीसी की धारा के तहत अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है, जिसमें 19 लाख के आसपास जो है अब तक की कार्रवाई की गई है। यानी कि ये माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग इस बार जो है पूरी शक्ति के साथ में इस बार लोकसभा के चुनाव जो है कराने के लिए तैयारी कर रहा है। शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार निर्वाचन आयोग जो है टीमों के साथ गठित होते होते अपनी टीमों के साथ लगातार चेकिंग अभियान और इसके साथ ही साथ जो अस्त्र शस्त्र जो धारण करके लोग घूमते हैं, सड़कों पर घूमते हैं और बिना गाड़ी में पैसा ले जाते हैं, इन तरीके से चीजें थी उन पर कार्रवाई करते हुए हिदायत दी गई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल चुनाव आयोग जो है वो उसको लेकर लगातार सख्ती बरत रहा है कि किसी भी तरीके के लाइसेंसेस हथियार लोगों के पास मौजूद ना हो।
खबर चंदौली से, जहां पर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने लोगों से मुलाकात करके समर्थन जुटाया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में मुरादाबाद के भाजपा के प्रत्याशी सर्वेश कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि प्रथम चरण के मतदान में स्पष्ट हो गया है कि भाजपा 400 पार जाएगी। आने वाला फेज भी भाजपा का ही होगा और विपक्षी दल पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे। बहुत बड़ी क्षति हुई है पार्टी और मुरादाबाद के उस एरिया के पश्चिमी बेल्ट के समाज के, क्योंकि वो सर्वेश सिंह के पिता भी विधायक रहे। बहुत बड़ा समाज सेवा का परिवार का उसका रिकॉर्ड है। स्वयं 2 बार उत्तर प्रदेश के सदन में वो सर्वेश सिंह भी मेरे साथ विधायक रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और बड़े संवेदनशील, जनता के लिए निरंतर दिन रात जूझने वाले। अचानक उनकी मृत्यु हम सबको बहुत ही मर्माहत कर गई। समाज और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। खबर बहराइच से, लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण समाप्त होने के बाद बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा बहराइच दौरे पर पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं में जोश भराया। वे बीजेपी के सांसद प्रत्याशी आनंद कुमार गोंड के समर्थन में बूथ अध्यक्षों को जीत के मंत्र दिए। हम सभावद क्षेत्र में अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रताप नारायण भारतीय जनता पार्टी अनवरत काम करने वाला संगठन है। अपने संगठन की जो रचना है, उस रचना के आधार पे उनमें जो कार्यकर्ता है, उनके आधार पे बूथ जीतती है, बूथ विजय अभियान के अंतर्गत। तो हमने आज बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद किया है, कैसे बूथ जीतना है, पन्ना प्रमुख पर किस प्रकार से काम करना है, बूथ अध्यक्षों को अपने बूथ जीतने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, उनकी चर्चा हुई है। निश्चित रूप से यह जो बहराइच लोकसभा है, हम भारी मतों से सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार एक अलग प्रकार से विजय का शंखनाद अपने बूथ अध्यक्षों, अपने संगठन के स्ट्रक्चर के आधार पर करने। खबर बागपत से, जहां पर जयंत चौधरी ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज हमारा समर्थक है, आगे भी हम जाएंगे और उनके बीच रहकर काम करेंगे। इंडिया गठबंधन पर बोले जयंत चौधरी, उनका नहीं कोई चांस। यह है आरएलडी एक मजबूत क्षेत्र है, एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश यादव के पहले चरण के मतदान के बयान पर आरएलडी प्रमुख ने पलटवार करते हुए कहा कि एनडीए नहीं, इंडिया गठबंधन होगा साफ। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर हनुमान जन्मोत्सव पर हिंदू रक्षा दल ने शोभा यात्रा निकाली है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के नेतृत्व में निकली शोभा यात्रा में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान हमारे संवाददाता जयवीर वावी ने हिंदू रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी से खास बातचीत की है। क्या कुछ दिखाते हैं। कंपनी है या इसी के द्वारा ये जो पुष्प वर्षा की जा रही है नई तकनीकी से जलोनी में केवल बसपा प्रमुख मायावती ने अमरोहा में पार्टी उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी आसानी से केंद्र की सत्ता में वापस नहीं आने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर संदेह जाहिर करते हुए दावा किया कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस नहीं आने वाली। बसपा प्रमुख रविवार को अमरोहा में पार्टी उम्मीदवार मुजाहिद हुसैन के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और इनके अन्य सभी सहयोगी दलों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आजादी के बाद केंद्र और राज्यों में सत्ता ज्यादातर कांग्रेस के हाथों में रही, लेकिन अधिकांश मामलों में गलत नीतियों के कारण उसे केंद्र तथा राज्यों की सत्ता से बाहर होना पड़ा। सिर्फ पिछले कई वर्षों से बीजेपी
व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा हम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है। इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य नहीं किया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का पूर्वांचल कभी उसका मजबूत गढ़ हुआ करता था, फिर भी उस गढ़ के 13 में से 12 सीटों पर इस बार कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। लोकसभा चुनाव के इतिहास में ये पहला मौका है जब 12 सीटों पर ईवीएम में कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान हाथ का पंजा नहीं होगा। कुल मिलाकर पहली बार पूर्वांचल की 13 में से 12 सीटों पर ईवीएम में पंजा नहीं दिखाई देगा। चुनाव मैदान में कहीं सपा तो कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वोट मांगते दिखेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने वाराणसी छोड़कर अन्य सभी सीटों पर इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगियों को समर्थन दिया है। वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव मैदान में नहीं होंगे। पूर्वांचल में वाराणसी और आसपास के 3 मंडलों में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से ज्यादातर वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां वर्षों तक कांग्रेस का एक तरफा वर्चस्व रहा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कौशाम्बी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री एवं मंजनपुर से सपा विधायक इंद्रजीत सरोज का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में इंद्रजीत सरोज क्षत्रिय समाज के लोगों को गुंडा बताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंद्रजीत सरोज के वायरल वीडियो से क्षत्रिय समाज के लोगों में आक्रोश है, लेकिन वायरल वीडियो को पुराना बताया जा रहा है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित हो गया है। हाई स्कूल परीक्षा में फतेहपुर जिले से सुखनंदन सखरानी इंटर कॉलेज मुस्तफापुर की छात्रा दीपिका सोनकर ने 590 अंक लाकर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं चौथे स्थान पर दीपिका देवी ने 587 अंक व छठे स्थान पर तनुश्री ने 585 अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन किया है। साथ ही इंटरमीडिएट की परीक्षा में फतेहपुर जिले के एसी विद्यालय की आंश विश्वकर्मा ने 587 अंक लाकर तीसरा स्थान व लवी ने 586 अंक लाकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। हाई स्कूल परीक्षा में दूसरे स्थान पर आई दीपिका सोनकर व अन्य टॉपरों से बातचीत के दौरान बताया कि वो इंजीनियर व यूपीएससी की परीक्षा पास कर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो इसके जो आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, रैंक आई है, तो इस पर आप श्रेय किसका देती है? पेरेंट्स और स्कूल के सभी टीचर। अच्छा, आगे के क्या विचार है आपका? आईआईटी क्वालीफाई करना और उसके बाद यूपीएससी तैयारी करनी। और जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ऐसा? क्या ऐसी पढ़ाई की आपने या किस तरीके से पढ़ाई की, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा आपको? डेली 4 से 5 घंटे पढ़ना और जो भी मतलब डाउट होते थे वो स्कूल में आके टीचर्स से। तो यूपी में आपका कौन सा रैंक आया है? दूसरा रैंक आया हाई स्कूल। चलिए बेटा, आपका क्या नाम है? दीपिका देवी। दीपिका देवी, आप किस क्लास की छात्रा हैं? 10th।
आपका कितना परसेंटेज आया? 97.83। कौन सी रैंक है आपकी? 4th। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है जीवन में? IIT करके यूपीएससी क्वालिफाई करके IAS बनना। IAS बनना। तो जब IAS बनेगी तो IAS बनने के बाद IAS बनने का उद्देश्य क्या है? किस लिए IAS बनेगी? इसमें उद्देश्य है मतलब मोटिवेट करना, मेरे पेरेंट्स भी करते हैं और टीचर्स भी आगे करते हैं, तो यहाँ अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना है। ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? तनुश्री। तनुश्री। आपकी किस क्लास की छात्रा है? क्या परसेंटेज है आपका? 97.5%। अच्छा, तो ये जो परसेंटेज है या जिले का है या यूपी का है? यूपी का है। तो आपने किन किन परिस्थितियों में जो है पढ़ाई की? डेली 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, और जो भी टीचर्स स्कूल में पढ़ाते थे उसको अच्छे से समझते थे और घर पे रिवाइज करते थे उसी चीज़ को, और कंटिन्यू हमेशा पढ़ते थे। किसका श्रेय देते हैं आप पढ़ाई में? अपने सभी टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को। आगे क्या प्लान है? आगे IIT करनी है। आपको क्या नाम है? अर्पिता जी, ये बताइए आप का जो परसेंटेज है क्या है? 97.33। अच्छा, तो ये यूपी का है या जिले का? यूपी का। यूपी का है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, श्रेय किसका जाता है? आर्ट टीचर्स। आर्ट टीचर्स का। किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है आपको? डेली मुझे सुबह उठना होता था, तो और रिवीजन 2 घंटे पहले मुझे उठ के रिवीजन करना होता था सारे सब्जेक्ट का, और 4-5 घंटे डेली और रेगुलर स्कूल। तो आपने क्या सोचा था कि हमारा इतना परसेंटेज आएगा? पढ़ाई आपसे की थी तो लग रहा था। आपका क्या नाम है? तनु। आप किस क्लास की छात्रा हैं? क्लास 10th। आपका क्या परसेंटेज आया? 97.2। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है? IIT करना और यूपीएससी क्वालिफाई करना। यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद क्या आगे करना चाह रहे हैं? देश की सेवा। आपका क्या नाम है? आप किस क्लास की छात्रा हैं? आपका क्या परसेंटेज आया? आगे क्या प्लान है आपका? मुझे IIT करना। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ये श्रेय किसको देती हैं? पेरेंट्स को और टीचर्स को। अच्छा, आप किस क्लास की छात्रा हैं? हम फर्स्ट के स्टूडेंट। परसेंटेज है आपका? 97.2। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आगे क्या प्लान है? सर आगे हमें इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। तो क्या ऐसा इंजीनियर या क्यों बनना चाहिए? सर इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, इन सभी बच्चों से चर्चा हुई। ये सब जनपद फतेहपुर का नाम रोशन किया है इन लड़कियों ने, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले से ये 7 बच्चियां हैं जिन्होंने, किसी ने 2nd क्लास जो है बनाया है अपना रैंक, किसी ने 4th क्लास, किसी ने 6, 7, 8, और वो 2 बच्चियां इंटर की। बड़ा अच्छा रहा। द्वाबा की धरती ये जनपद फतेहपुर है, और उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी रैंक एक ही विद्यालय से, सुखनंदन सुखदेव इंटर कॉलेज से ये रैंक आई है। तो जहां देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये विद्यालय की बड़ी उपलब्धि है, और यहाँ ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि विद्यालय में शिक्षा अच्छी दी जाती है। मैं सुशील शुक्ला, के न्यूज, कैमरामैन अमरजीत के साथ। खबर फरुखाबाद से है, जहां पर कस्बा कायमगंज से सटे ग्राम सुभानपुर स्थित हाजी लियाकत हुसैन खान के आवास पर हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हज यात्रियों को एहतराम बरतने का तरीका व हज की दुआएं बताई। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली से आए हज कमेटी ऑफ इंडिया के मास्टर ट्रेनर मोहम्मद मोनस खान ने प्रोजेक्टर के जरिए हज के अरकान एवं स्थानों के बारे में तफसील से बताया। प्रोग्राम का आगाज कुरान करीम की तिलावत से हुआ। फिरोजाबाद से पधारे मुफ्ती आदम मुस्तफ़ा ने कुरान के एवं हदीस की रोशनी में हज के अरकान एवं तफसील बताई। वहीं अलीगढ़ से पधारे मोहम्मद तौफीक ने हाजियों को इंटरनेशनल ATM एवं रियाल के बारे में जानकारी दी तथा हज यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं व परेशानियों के निवारण के लिए तफसील से हज यात्रियों को बताया। के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा की गई वार्ता के दौरान जिला हज ट्रेनर हाजी अता हुसैन ने बताया कि जनपद फर्रुखाबाद से हज 2024 के लिए 39 हाजियों का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि पूरे हज मिशन को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, इससे हज की हर मालूमात इंटरनेट से मिलती रहेगी। इस बार जो है हज अपने फर्रुखाबाद जिले से 40 आदमी ने हज पे जा रहे हैं हज 2024 के लिए, और यहाँ पे जो हाजी लियाकत साहब के यहाँ पर
करीब 12 वर्ष से कैंप लग रहा है। और पूरे यूपी से कितने लोग जा रहे हैं? पूरी यूपी से 19,600 आदमी हज पर जाते हैं। कब से शुरू होगी ये हज की यात्रा? ये हज की यात्रा 9 मई से पहली फ्लाइट। तो और क्या यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं इनके द्वारा? यहाँ पे हाजी लियाकत हुसैन के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती है आदमियों के लिए? हाजी साहब के देखिए सारी चीज़ें, ट्रेनर बाहर के ट्रेनर बुलाते हैं हाजी साहब। कहाँ से ट्रेनर आए हैं? दिल्ली से मोनी सर आए हैं और अली तौफीक सर हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित गीत लॉन्च किए गए। कुमारी साक्षी विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री को समर्पित अपने भावों के गीतों में पिरोया। कानपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान गीतकार ने बताया कि इस गाने में मोदी के बचपन को लेकर अब तक के जीवन संघर्ष के गीतों में पेश किया गया है। गीत को मुंबई के गायक साहिल फतेहपुरी एवं उड़ीसा के सिंगर तापू मिश्रा ने गाया है, जिसका म्यूजिक अमेरिका के म्यूजिशियन अजीत दास ने दिया है। एडिटिंग ऋषि और निर्देशक साक्षी विद्यार्थी हैं। एज ए चीफ नोडल ऑफिसर, और उसके बाद से थोड़ा अपना संगीत वगैरह में हमारा रुचि है वो कर रहे हैं। और ये गाना हम लोगों ने मिलके बनाया है। इसका उद्देश्य है हमारे सोए हुए जितने नवयुवक हैं हमारा, उसको हमें जगाना है। उनमें सब में ऊर्जा भरनी है, सब में राष्ट्रीयता की भावना भरनी है, सबके अंदर ये लहर लानी है कि हर हिंदुस्तानी जागे और राष्ट्र को ऊपर ले जाने के लिए कार्य करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को एक जनता द्वारा एक उपहार स्वरूप एक गाना भेंट करना है, जिसका ये उद्देश्य है, जिसमें हमने चलचित्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के बालकाल से लेकर के किस तरह से उन्होंने चाय बनाना शुरू किया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ज्वाइन किया, उसके बाद में किस तरह से सीएम पद पे वो आसीन होने के बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो अद्वितीय। खबर कौशाम्बी से है, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा आरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में यूपी की एसटीएफ ने 4 छात्र युवकों को अरेस्ट किया है। युवकों के पास से 2250 रुपए, मोबाइल, 2 गाड़ी, महत्वपूर्ण कागजात बरामद हुए। एसटीएफ ने आरोपियों को मंझनपुर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। पूर्व सांसद व भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह का रविवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन राजनीतिक हस्तियों के साथ ही गांवते हाथ से भी आए लोगों का तांता लगा रहा। लोगों की आंखें नम थी और उन्होंने नम आंखों से विदाई दी। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।